हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का गुरुकुल आईएएस क्रैकर बैच में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैंने इसके पहले एक पहला वीडियो लाया था जिसमें आपको मैंने सामान्य परिचय के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी के सामान्य परिचय दिया था। अब ये क्लास जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, आपके पास जो ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मुख्यतः 3 एग्जामों को ख्याल में रखते हुए जो भी आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आरओ के हो सकते हैं, जो सिविल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी क्या किया जाएंगे, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हल कराए जाएंगे। और आप क्लास लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या इसका लेवल है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो कौन से बच्चे हैं? लेटीट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि लेटीट्यूड लाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है, और इनसे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन वन करके समझेंगे। तो आइएगा, तो हम लोग समझना क्या करते हैं बच्चे, चालू करते हैं। तो आपको अमूमन अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ से ध्यान देना बच्चे, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर बेटा मैं आपसे कहूँ तो ये हमारा बच्चे क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो कौन सा लिया बच्चे? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, ये हमारा पहला टॉपिक जो है ये कौन सा है, तो हम उसको बोलते हैं क्या बच्चे? लेटीट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। बच्चे ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। लेटीट्यूड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं बच्चे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको ध्यान देना है, देशांतर रेखा कहते हैं। तो ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी बात, जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ये है क्या? तो अगर आपको बताओ बच्चे, तो ये ध्यान देना, अक्षांश और देशांतर रेखा एक प्रकार की, ध्यान देना, काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब क्या है? इमेजिनरी लाइन। इसे माना गया है क्योंकि किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए भारत है, तो जैसे आप लोग अगर जैसे मान लीजिएगा कि आपका घर मान लीजिए किसी गांव में पड़ता है, तो आप बताएंगे ना, अगर कोई आपसे पूछेगा व्यक्ति आपका घर कहाँ है, तो आप जिसको जो व्यक्ति ज़्यादा प्रचलित होता है तो कहते हैं उसके बगल में है, या उसके सामने वाले पे है, या उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में, इस तरीके से बताते हैं। पर बच्चे ये चीज़ें हर व्यक्ति तो नहीं समझ सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशन तो नहीं समझ सकता बेटा। तो इसीलिए किसी भी देश की सही तरीके से उसकी स्थिति बता सके कि वो उसका पोजीशन कहाँ पर है, किस स्थान पर है, किस सिचुएशन पर है, वो कहाँ पर है। तो किसी देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी भी भौगोलिक स्थिति के समय रेखा को निर्धारित करने के लिए ही ध्यान देना है, इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया। क्यों खींचा गया? क्योंकि इससे हम लोग पता कर पाएंगे इंडिया किस लेटीट्यूड लाइन पर है, अमेरिका किस लेटीट्यूड लाइन पे है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है, आपका अफ्रीका कहाँ है, युगांडा कहाँ है, तंजानिया कहाँ है। इनका सही लोकेशन तय करने के लिए, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए ही हमने क्या किया है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या किया है बेटा, हम लोग ने काल्पनिक रूप से खींचा है। किस पे? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी खींचा है बेटा। ये अगर मैं आपसे कहूँ तो ये दो के दोनों क्या कर सकते हैं बेटा? तो ध्यान देना है, यह दोनों काल्पनिक रेखा है बच्ची। ये दो के दोनों ही ध्यान देना है काल्पनिक रेखा है। अब ये क्यों खींचा गया आपसे पूछा जाए तो किसी भी ध्यान देना है, अगर कैसा पूछा जाए कि इस रेखा को क्यों खींचा गया है, क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है बच्चे? ये इसलिए खींचा गया है, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति क्या कर सकते हैं बेटा? भौगोलिक स्थिति के निर्धारण के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींचा गया है।
तो क्यों खींचा गया बच्चे? तो ध्यान है, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति के निर्धारण के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से इसे क्या किया है बच्चे? खींचा गया है, लेटीट्यूड लाइन को और लॉन्गिट्यूड लाइन को। अभी हम लोग समझेंगे, तो पहले एक समझेंगे फिर दूसरा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं बेटा? लेटीट्यूड लाइन किसे कहते हैं, और दूसरा समझेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, पर ध्यान देना है, अगर मैं पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करूं बेटा, तो ध्यान देना, कई सारे वैज्ञानिक अलग अलग अवधारणा देते हैं, पर वास्तव में जो हमारी पृथ्वी की आकृति होती है, अगर मान के आप चलो तो इस तरीके से कुछ होती है बच्चा। इस तरीके से बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ध्रुव वाला एरिया है, पोलर एरिया है, ये चिपटी हुई होती है, ये चिपटी हुई होती है, और यहाँ किनारों बेटा इस तरीके से उभरा हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है। यहाँ किनारे पे क्या होगा, यह बीच में क्या हो, उभरा हुआ होगा। अब जो ध्रुवों पे चिपटी होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो इसी को बोलते हैं लक्षवाब, लक्षवाब। तो इसी लक्षवाब या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीवाड। तो लक्षवाब या जीवाड आकृति पाई जाती है जो ध्रुवों पे क्या हो, चिपटा हो। यहाँ क्या हो बच्चा? यहाँ पे चिपटा हो, यहाँ भी क्या हो, चिपटा हो, और यहाँ पे क्या हो, उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। यहाँ भी क्या हो, उभरा हो। तो कह सकते हैं जो बीच में उभरा हुआ हो, जो बीच में क्या हो, उभरा हो, और ध्रुवों पे चिपटा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लक्षवाब या जीवाड बोलते हैं। तब मैं इसी पे हम लोग कुछ रेखाएं खींचेंगे, और उन्हीं रेखाओं के बारे में हमको क्या करना है बच्चे? समझना है। तो आइएगा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में बेटा? लेटीट्यूड। देखिएगा यहाँ पे जैसे एक मैप का भी यूज कर लिया गया है, जैसे ये देखिए कुछ मैप है, तो आप इसको जानते हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास क्या है बच्चे? तो हमारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है बच्चे। क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। अब ये हमारे पास क्या है बच्चे? आपका साउथ अमेरिका है। क्या है बच्चे? साउथ अमेरिका है। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास क्या है? अफ्रीका है। ये हमारे पास बच्चे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, आपके ऑस्ट्रेलिया है। और ये देखो यहाँ से इधर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये यूरोप है, और ये पूरा क्या बच्चे? एशिया है। तो ये वाला हिस्सा बेटा एशिया है। तो इसी पर कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं समझाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही बहुत सारी रेखाएं इस पे से खींची गई हैं। इस तरीके से एक रेखाएं ऐसे खींची गई बच्चे, और कुछ रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं, ये इस तरीके से। तो ध्यान देना है, तो जो बेटा ऐसे रेखाएं खींची गई है ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। मतलब जो ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं उन्हीं को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो इस तरीके से खींचे गए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? लैटीट्यूड लाइन बोलते हैं। जो ध्यान देना है, क्षैतिज खींची है, इस तरीके से क्षैतिज। तो जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई उन्हें लैटीट्यूड कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर खींची गई उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पर यही रेखाओं के आधार से हम लोग तय करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट कहाँ पर है, मैक्सिको कहाँ पर है, कनाडा कहाँ पर है, अलास्का कहाँ पर है, समझ रहे हैं, बोल्विया, पराग्वे, ब्राजील, ये सभी देश कहाँ हैं। तो इनके सिचुएशन को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? तो इन्हीं मैपों को समझने के लिए बेटा, तो आइएगा, तो पहले हम लोग क्या समझते हैं? लैटीट्यूड लाइन के बारे में समझते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, तो हम लोग की हेडिंग बनेगी लैटीट्यूड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब यही बच्चे, इसको हम लोग को क्या करना है? आपको समझना है। तो देखिए कि बच्चे, इसको समझना है, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो बच्चे ये मान के चलिए कि हमारा क्या है, मान के चलती है कि हम लोग गोलो आकृति का प्रयोग करने वाले हैं। ये हमारी क्या है बच्चा? पृथ्वी है। थोड़ा और अच्छे बन जाए एक बार में, ध्यान देना है। ये हमारा बच्चे क्या है? पृथ्वी है। तो इसी पृथ्वी का अगर देखेंगे तो ये बच्चे हमारे पास क्या है? सेंटर पॉइंट है। अब इसी सेंटर पॉइंट से आप कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, कोणीय दूरी होती है, वही क्या होती है? अक्षांश रेखा। कारण मतलब आप यहाँ से उठाएंगे तो इसी 1 डिग्री उठाएंगे तो इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो आप दोनों साइड इसको ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। तो जो ये हम लोग मान के चलते हैं, तो इस तरीके से इस पर रेखाएं खींची गई हैं। तो ये बच्चे अगर बना तो मैं मान के चलता हूँ पहले 0 डिग्री खींचूंगा, ऐसे ही इस पर रेखाएं से खींचते चले जाऊंगा। तो ये ध्यान देना है, क्या हो जाएगा अपना? 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आगे बेटा बढ़ते चले जाएंगे, मान 1 डिग्री मान लो पहले,
क्या मान के चलो, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ऐसे खींचते चले जाओगे तो ऊपर ऐसी एक लाइन मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे क्या होंगे, 23.5 डिग्री। और ऊपर जा रहे बच्चे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। ऐसे ही एक ऊपर मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा। ऐसे जब ऊपर जाएंगे तो ऐसे करे जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आएंगे तो कुछ रेखाएं मिलेंगी, तो 23.5 डिग्री यहाँ भी मिलेगा, इसे साउथ में रहेगा बेटा। ऐसे ही कुछ रेखाएं इधर रहेंगी तो ये क्या रहेंगी, 66.5 डिग्री साउथ में होगा। अब ऐसे ही बच्चे यहाँ पर 90 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा। ये 90 डिग्री क्या होगा बच्चे, साउथ होगा। तो ध्यान देना है, तो यही रेखाएं जो खींची गई है ना, इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अंशांश रेखा कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अंशांश रेखा कहते हैं। तब आपके मन में आएगा कि जो अंशांश रेखा है, ये ध्यान देना है, अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र से, क्या लिख सकते हैं बच्चे, पृथ्वी के केंद्र से, क्या कर सकते हैं बेटा, पृथ्वी के केंद्र से, केंद्र की, पृथ्वी से क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के सतह की ओर, पृथ्वी की, चलो यह लिख देता हूं, पृथ्वी की केंद्र से पृथ्वी के सतह पर क्या बोल सकते हैं, कोड़ी रेखा है। कौन सा बोल सकते हैं बेटा, उसको बोल सकते हैं पृथ्वी की सतह पर मिलाने वाले कोणीय रेखा को अंशांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर मिलाने वाली जो कोड़ी रेखा होती है, उन्हीं कोड़ी रेखा को हम लोग अंशांश रेखा कहते हैं बच्चे। और दूसरी बात, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर करना चाहूँ तो दूसरा पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहीं पर अगली पॉइंट में तो देखेंगे कैसी रेखाएं होती है बच्चे, ये ध्यान देना है, क्षैतिज रेखा होती है। कैसी रेखा होती है बच्चे, क्षैतिज रेखा होती है, क्योंकि ये क्षैतिज खींची हो जाती है। कैसी जाती है, इस तरीके देखो खींची है तो क्या है, क्षैतिज है। तो इन्हें हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे तो ध्यान देना कि इसे खींचा क्यों गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसे क्यों खींचा गया है बेटा, तो ये ध्यान देना है, यह किसी देश के भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में जानकारी देता है। किस लिए खींचा गया बच्चे, तो ध्यान देना, किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। तो किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति या जानकारी जानना है तो हमको कौन सी रेखा देखनी पड़ेगी बच्चे, अंशांशी रेखा। और बेटा ध्यान देना है कि यहाँ जो कुछ रेखाएं खींची गई हैं तो सभी अंशांश रेखाओं की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर तक हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री से यहाँ तक कहाँ तक गए हैं, 90 डिग्री। अब ऐसे 0 से यहाँ तक जाएंगे तो कितना जाएंगे, 90 डिग्री। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनके बारे में हमको नाम इनका जानना पड़ेगा। तो जिससे बेटा ध्यान देना, जो 0 डिग्री होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, भूमध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को भूमध्य रेखा बोलेंगे क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर, यहाँ 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, या इसी को जीरो रेखा भी बोलते हैं, या इसी को बेटा एक नाम और जानते हैं, क्या कहते हैं, विषुवत। तो ध्यान देना है, इसी को विषुवत रेखा बोलो, 0 डिग्री रेखा बोलो, भूमध्य रेखा बोलो, इक्वेटर बोलो, सभी नाम इसी के हैं। अब इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है तो इनको हम लोग, इस वाले हिस्से को, यहाँ से जो 90 डिग्री वाला हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं बेटा। और जो यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा होता है
इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो ध्यान देना बच्चे, तो जो नीचे होता है उसे हम लोग, नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं इस वाले हिस्से को, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ से जो कुछ प्रमुख रेखाएं हैं, तो ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर एक रेखा होता है जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। और ऊपर देखिए सब आर्कटिक समुद्र कहाँ ऊपर है, तो इसीलिए इसको ऊपर वाले हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं आर्कटिक। इसे बोलते हैं बेटा हम लोग आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, मतलब किसको बोलते हैं, क्या, सबसे उत्तरी पॉइंट 90 डिग्री का। और वही नीचे जब आएंगे बेटा 23.5 डिग्री नीचे भी होता है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका रेखा, या इसी बेटा रेखा न कह के हम लोग वृत्त भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे आते समय गोलाई ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ रेखा न कह के आप लोग वृत्त भी से कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तो आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चे, यहाँ से आप ध्यान देना है कि जो ये वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको। तो मैंने आपको सारे का नाम आपको मैंने क्या किया बच्चे, बता दिया। तो क्या ये पॉइंट बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पृथ्वी को केंद्र से पृथ्वी की सतह पर मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कोड़ी रेखा कहते हैं। कोड़ी रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्षैतिज, इसकी रेखाएं कैसी होती है बेटा, ये देखो ऐसे खींची गई है, हॉरिजॉन्टल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कैसी लाइन है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये पूछा जाए ये रेखाएं सभी कैसे हैं, ये वाली, तो ये रेखाएं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं बच्चे। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात यहाँ पे आती है बच्चे कि ये तो अंशांश रेखाएं हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो जो अंशांश रेखाएं होती हैं, अगर देखा जाए तो इसके बारे में और विशेषता के रूप में क्या सकते हैं बच्चे, तब मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि जो अंशांश रेखाएं होती हैं, एक अंशांश रेखा, यहाँ पे एक अंशांश रेखा दूसरे अंशांश रेखा क्या होती है, समांतर होती है। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्योंकि समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, समांतर रेखा उसे कहते हैं बच्चे जिनके बीच की दूरी समान हो। कहीं भी जाइए, अगर 5 मीटर बेटा यहाँ है तो 5 मीटर यहाँ भी हो, 5 मीटर यहाँ भी हो, तो अगर बीच की दूरी हर जगह अगर समान होती है तो उन्हीं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो जो अंशांश रेखाएं होती हैं, एक अंशांश रेखा दूसरे अंशांश रेखाएं के क्या होती है, समांतर होती है। तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है बेटा, तो कह सकते हैं एक अंशांश रेखा दूसरे अंशांश रेखा के समांतर होता है। क्या होता है बच्चे, एक अंशांश रेखा दूसरे अंशांश रेखा के क्या होता है बच्चे, समांतर होता है। अब अगली पॉइंट अगर यहीं पे आए बात, तो मैं आपसे कहूं कुल अंशांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चे, कुल अंशांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो जरा मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे बनाया कि कुल अंशांश रेखा की संख्या बच्चे। तो देखिए बच्चे, कुल अंशांश रेखा की अगर संख्या की बात करेगा तो आप ध्यान समझिए, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है बेटा, और कितना जा रहा है 90। तो 1 से लेकर 90 ऊपर, 1 से लेकर 90 नीचे, और एक 0 डिग्री, तो टोटल कितना बनेंगे बच्चे, 90 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस कितना होगा बच्चे 1 डिग्री। तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 181। तो कुल अंशांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई बच्चे, 181 हो गई। क्या बातें समझ में आ गया है। अगर बातें समझ में आ गया बच्चे तो हम लोग आगे बढ़े और कुछ और पॉइंट इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चे, तो आइए सभी को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए बच्चे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसके। अब आगे देखिए, अगर आगे की बात करेंगे बच्चे तो ध्यान देना, मैंने आपको समझाया यहाँ से बेटा, अगर मैं यहाँ से एक अववृत्त बना लूँ आपको समझाने के लिए, तो देखिएगा समझने के बच्चे। अब ये ध्यान देना बच्चे, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री है बच्चे, क्या है नॉर्थ है। और यहाँ क्या आ जाए बच्चे 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। और ऐसे ही 23.5 डिग्री बेटा यहाँ भी चल लीजिएगा आप लोग, ये क्या हो गया साउथ हो गया। और ये 23.5 डिग्री जो है ये भी साउथ है। अरे 66.5 डिग्री बेटा कितना हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ होगा। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री क्या होगा, आप कह सकते हैं ये साउथ है।
तो आपको इसका पता, सबका नाम पता बच्चे, तो ध्यान देना है। तो जब 0 से यहाँ तक गए तो कुल कितना हो गया, तो कुल अंशांक की संख्या तो आपको मैंने बताया भी, तो कुल अंशांक की संख्या हमने कितना बता दिया आपको बच्चे, तो कुल अंशांक संख्या मैंने आपको बताया बच्चे कि 0 से लेकर ऊपर खींचेंगे तो 90, और फिर 0 से लेकर 90, और फिर प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 1, तो टोटल अंशांशों संख्या कितना हो गया बच्चे, तो टोटल कितना हो गया 181, तो कुल अंशांशों संख्या कितनी हो गई 181 हो गई। वहीं पर अगर पूछे कुल अंशांशी वृत्त की संख्या, कुल अंशांशी वृत्त की संख्या बेटा, तो आप मेरे बताओ, जब इस 90 डिग्री में पहुंचोगे तो ये देखोगे यहाँ पर एक सर्किल का निर्माण ही नहीं कर पाएगा भैया। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एग्जांपल मिल जाए, मान लो इधर मिल गया, मान लो बेटा ये पानी है, राइट, तो जायज़ सी बात है ये बॉटल है, तो इस बॉटल को अगर देखा जाए तो इसके ऐसे लाइन खींचते चले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पीछे घूमते हुए आए होंगे पूरी तरीके से, तो एक सर्किल का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे ही आप मान लो यहाँ से खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते चले गए। अब जैसे 90 डिग्री पहुंचोगे तो यहाँ पे एकदम जगह इतना कम पड़ जाएगा कि यहाँ पे वृत्त नहीं बल्कि एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा, बिंदु का। तो जब सर्किल का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे एक बिंदु ऊपर बनेगा उत्तरी ध्रुव पे, अब एक बिंदु कहाँ बनेगा बच्चा, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव पे बनेगा, ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा यहाँ पे, अब ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ बनेगा, तो ये दो बिंदु हो जाएंगे बल्कि वृत्त नहीं हो जाएंगे। तो दो बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। तो दो वृत्तों की संख्या क्या होगी बच्चे, कम आपकी हो जाएगी। तो ध्यान देना है, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु ऊपर, तो बेटा कुल अंशांश संख्या कितना हो जाएगी, 181 में से 2 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 179। तो कुल अंशांशी की संख्या बेटा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर यहीं बच्चे अगला पॉइंट आपसे बन जाए, अगर तो पूछा जाए दो अंशांशों के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चे, जैसे मान लीजिएगा दो अंशांशी रेखा के बीच की दूरी, तो कुल अंशांशी रेखा के बीच की दूरी कितना होगी बच्चे, तो कुल अंशांशी रेखाओं के बीच की दूरी से मान लो एक अंशांशी एक हो गया, एक अंशांशी हो गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो मान लो ये बेटा ये क्या होगा 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ध्यान देना है 111 किलोमीटर। कितना होता है बच्चे, 111 किलोमीटर होता है। अब इनके जो बीच का क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो होता है जिसको बोलते हैं जोन, तो इस क्षेत्र को ध्यान देना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जोन बोल, क्षेत्र जो होता है जोन होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। तो ध्यान देना है, तो जो इनके क्षेत्र होते हैं, जो जैसे 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। और इनके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो जोन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा, कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बात सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब ये पॉइंट हो गया बेटा, कुल अंशांशों संख्या कितनी होगी 181, कुल अंशांशी वृत्तों की संख्या कितनी होगी 179, दो अंशांशी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 111 किलोमीटर होगी बेटा, कितना होगी 111 किलोमीटर। और उनके क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब आपसे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अंशांश कहाँ मिलेगी बेटा, तो देखो सर्वाधिक चौड़ाई मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ ध्रुवों भी चिपटी होती है और किनारों पे क्या होता है, बीच में जो भरा हुआ होता है, तो सबसे लंबी अंशांश रेखा कौन सी होगी बेटा, यही 0 डिग्री होगी कि नहीं होगी, ये 0 डिग्री। तो सबसे लंबी अंशांश रेखा अगर पूछे बेटा तो क्या बताएंगे, सबसे लंबी अंशांश रेखा, तो सबसे लंबी अंशांश रेखा बच्चे हम लोग क्या बताएंगे, तो सबसे लंबी अंशांश रेखा हम लोग किसको बताएंगे, तो ध्यान दें 0 अंशांश को, अंशांश को। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए सबसे छोटा अंशांश कैसे बताएंगे, सबसे छोटा अंशांश रेखा, तो सबसे छोटा अंशांश रेखा बेटा हम लोग किसको बताएंगे, तो ध्यान देना किसको बताएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ और प्लस 90 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बताएंगे, ये दो हैं जो सबसे छोटी अंशांश रेखाएं होंगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति जैसा आता है बेटा, तो थोड़ी सी बात और हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिएगा बेटा हमने एक यहाँ पे बनाते हैं, तो बच्चे ये ध्यान देना है, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री
नॉर्थ हो गया, कर्क रेखा आप जानते हैं। और ये 23.5 डिग्री, ध्यान देना है, ये साउथ हो गया। तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं बच्चे। अब इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब यहां से एक पॉइंट समझिएगा, जो सन की कंडीशन होगी, जो सूर्य होगा, सन, ये बच्चा हमारा सन है, तो ये जो सन की कंडीशन होगी, ये सन इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य गति करता है। जैसे अगर अमूमन मैं आपको बताऊं, तो जो सूर्य है, इन्हीं लाइन को आगे में बढ़ा लूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मान के चलिए अगर सूर्य 22 दिसंबर को कहां पर है, मकर रेखा पे है, तो सूर्य को यहां से विषुवत रेखा को जाने पर कितने महीने लगते हैं बच्चे, 3 महीने। तो यहां से यहां ये पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, 22 दिसंबर को यहाँ चला है, तो 21 मार्च को कब पहुंचेगा बेटा, 21 मार्च को। अब 21 मार्च को ये कहाँ पहुंचेगा, तो 21 मार्च को ये पहुंचेगा कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। कहाँ पहुंचेगा, विषुवत। फिर यहाँ से ये 3 महीना लेगा इस पे जाने पे, किस पे जाने पर, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा जाने पर ये अगर 3 महीना लेगा, तो ये लगभग कब पहुंचेगा, 21 जून को ये कहाँ पहुंच जाता है, कर्क रेखा पे। कहाँ पहुंच जाता है, कर्क रेखा पे। अब इसी कर्क रेखा से जब ये वापस आएगा, तो लगभग यहीं से ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ कब पहुंचता है बेटा, तो ध्यान देना है, 23 सितंबर को। कब पहुंचेगा, 23 सितंबर को सूर्य फिर कहाँ जाएगा, तो ध्यान देना कहाँ जाता है, विषुवत रेखा पे। अब यहीं से फिर ये वापस यहीं पर आएगा, तो 22 दिसंबर को फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो लगभग देखिए 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ। तो इसीलिए पूरा वर्ष जो होता है कितने महीने, एक साल कितने का होता है, 12 महीने का। तो क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की गति के आधार बेटा। अब बात यह है कि जब सूर्य की गति यहाँ पर है, सूर्य इन्हीं के मध्य कर रहा है, तो विषुवत रेखा में सूर्य 2 बार चमक रहा है। एक वर्ष में भी सूर्य के किरणें विषुवत रेखा कितनी बार पड़नी, 2 बार पड़नी है। तो भैया ध्यान देना, इस क्षेत्र में जहाँ सूर्य होगा, सन की किरणें होंगी, सनलाइट होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर सनलाइट है, तो सनलाइट होने से बेटा क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ क्या होगा, उष्ण बनेगा, गर्मी बनेगा। तो इसीलिए बेटा ये जो 23.5 डिग्री वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को, यहाँ पे इस वाले एरिया को, जो यहाँ से यहाँ तक आपको एरिया दिखाई दे रहा है, सभी एरिया, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको ध्यान देना बच्चे, हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब इसी जब 23.5 से ऊपर जाएंगे, लगभग कहाँ जाएंगे, लगभग आप मान के चलिएगा 66.5 डिग्री तक जाएंगे। 66.5 डिग्री तक अगर आप नॉर्थ से जाते हैं, तो बेटा इस वाले एरिया में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है जितना कि यहाँ पड़ता है, तो इससे थोड़ी सी कम होती है। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपोष्ण। अब यही 66.5 से लगभग आप 80 तक चले जाइए। कहाँ तक चले जाएगा, 80 तक। कितने चले जाएंगे बच्चे, 80 डिग्री तक जाएंगे। इसी यहीं पर एरिया जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। मतलब यहाँ ठंडी ज़्यादा और गर्मी बहुत ही कम। और जो सबसे ऊपर जब जाएंगे बेटा, इस वाले एरिया में जाएंगे, 80 से लेकर 90 वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे बोलते हैं शीत क्षेत्र। मतलब यहाँ सिर्फ कोल्ड पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, कोई भी टेम्परेचर नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से बेटा हमारे नीचे भी बन जाएंगे सेम टू सेम। तो ऊपर वाले जब ध्यान देना है, तो जो 23 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। और जब 23.5 से 66.5 जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उपोष्ण बोलते हैं। और 66 से 80 के समथिंग अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे, शीत क्षेत्र के नाम से बनता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को भी क्या किया गया है, बांटा गया। इसीलिए हम लोग इस एरिया को लोग क्या बोलते हैं, उष्ण के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है। तो इस वाले केस एरिया को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो यहाँ से बेटे ये सारे क्वेश्चन आपके अंशांश रेखाओं से बन जाएंगे। तो अंशांश रेखाओं को हमने समझ लिया पूरी तरीके से अच्छे से। यहाँ अंशांश रेखाएं कैसे होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंशांश रेखाएं होती हैं, किससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर हमने ये स्थिति को भी समझ लिया है, सूर्य के कंडीशन को भी समझ लिया है। आप लोग बढ़िया से इसको नोट्स आपको क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए बच्चे, अगर अंशांश समझ में आ गया है, तब हम लोग किस पे चलते हैं, देशांतर रेखाओं पे। किस पे चलेंगे बच्चे, देशांतर पे। आइए चलिए देशांतर रेखाओं पे हम लोग चलते हैं। आइए आइए बच्चे, तब हम लोग देखने जा रहे हैं अब लॉन्गिट्यूड लाइन को।
ना। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चे, लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। अगर अब ये देशांतर रेखा बच्चे क्या है, आइए देशांतर रेखा समझते हैं। तो मान लीजिए बेटा ये हमारी क्या बच्चे पृथ्वी है, ये हमारा क्या है पृथ्वी है। तो पृथ्वी बेटा तो आप जानते हो कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो ध्यान देना बेटा, इसी नॉर्थ पोल को मान लीजिए एक तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, ये क्या है, ये हमारे पास बच्चे क्या है 0 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री है। तो इसी 0 डिग्री से तो ये बच्चे तो जानते हो आप लोग सभी लोग, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या होगा बच्चे साउथ। तो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से बच्चे, नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली रेखाओं को, नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली रेखाओं को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो अंशांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, तो इन्हीं को नॉर्थ जो साउथ मिला रहे हैं बच्चे, तो इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं अंशांश। अब मेरी बात ध्यान समझिए बच्चे सभी लोग, अब ध्यान देना है कि ये जो 0 डिग्री है, तो ये लाइन जो खींची गई है कैसे खींचा गया बेटा, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो लाइन किससे खींची गई है, ये खींची गई बेटा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन है मतलब इसके कैसी रेखा है बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जब ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो जब कोई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे मिलाने वाली रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं बेटा। अब मेरी बात समझिए, ये ऊपर का तो नॉर्थ पोल और नीचे का क्या है साउथ पोल। तो बेटा ये जो लाइन है हमारे पास, यहाँ पे ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये बच्चे क्या है 0 डिग्री है। क्या है बेटा 0 डिग्री है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को, इसको हम लोग बोलते हैं 0 देशांतर। क्या कहते हैं बच्चे 0 देशांतर कहते हैं। अब ध्यान देना, इसके इधर कितनी लाइन खींच सकते हैं बच्चे हम लोग, अगर इसके इधर लाइन पूछे कितना खींच सकते हैं हम लोग, तो इधर बेटा हम लोग कितना जा सकते हैं, तो इधर जाएंगे कुल कितना जाएंगे 180 डिग्री, कितना जाएंगे 180 डिग्री। तो 180 इधर जाएंगे, तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये बेटा इस साइड में क्या जानते हैं क्या होता है बच्चे ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है बच्चे वेस्ट होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। और वहीं जो इधर भी जाएंगे बेटा, तो इधर भी 180 खींचेंगे, इधर भी कितना खींचेंगे 180 डिग्री खींचेंगे टोटल। तो टोटल इस इधर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, तो इधर को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो बेटा ये बात समझ पा रहे हैं क्या, कि जब 0 डिग्री से अगर इस साइड जा रहे हैं तो पश्चिमी गोलार्ध, और इधर जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध। अब मेरी बात अभी आपको आगे समझाऊंगा। जब आप 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान देना है, 0 डिग्री से इधर बढ़ने पर, 0 डिग्री से अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ने पर, 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ने से एक दिन बढ़ता है। तो ध्यान देना बेटा, जब 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलेंगे तो एक दिन हमारा क्या होगा बच्चे, तो एक दिन क्या होगा बढ़ जाएगा। और वहीं जब इधर पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इधर क्या होगा, तो ध्यान देना 0 डिग्री से पश्चिम की ओर चलने से तो ध्यान देना बच्चे एक दिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन कम हो जाता है। तो जब आप इधर चलेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बेटा। तो बात ये समझ गए बेटा, जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं देशांतर रेखा। तो आइए जो बातें यहाँ समझे हैं अब उसी को क्या करते हैं, यहाँ 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चे। तो आइएगा, तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बच्चे क्या समझाया अभी आपको बताइए सभी लोग। तो आपको यही परिभाषा समझाया बेटा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव
मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। अच्छा बच्चे, अगर पूछे कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर, तो कुल देशांतर की संख्या कितना होगा बच्चे, तो कुल देशांतर की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना है 180 पूरब में और 180 इसमें पश्चिम में, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 360 हो जाएगा। तो कुल टोटल कितनी डिग्री यहाँ बनेगी 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है बेटा, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना होती है, तो 360 कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी बच्चे। अगली पॉइंट, अब यहाँ से अगर कुल देशांतरों की संख्या 360 है बेटा, तो ध्यान देना अगर पूछे दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, तो दो देशांतरों के बीच की, जैसे वहां देखे थे 111 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, तो 111.32 किलोमीटर कितना होगा, 111.32 किलोमीटर होगा क्या, दो देशांतरों के बीच की दूरी। तो ध्यान देना है 111.32 किलोमीटर होगा दो देशांतरों के बीच की दूरी। अब इनके जो बीच के क्षेत्र होते हैं, ध्यान देना दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनके क्षेत्र को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान देना गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ध्यान देना इनके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और ध्यान देना, बात समझ आ गया। तो यहाँ ध्यान देना है, ये सारी चीजें पॉइंट आप ले सकते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्यान देना गोरे कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच की सबसे ज्यादा दूरी भी कहाँ होगी बेटा, विषुवत रेखा पे। कहाँ होगी, विषुवत रेखा सबसे ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई ये जो देशांतर रेखा है बताता क्या है, ये देशांतर रेखा बताता क्या है, तो ध्यान देना है किसी भी देश के समय का निर्धारण करता है। जबकि ध्यान देना बेटा, जो अक्षांश रेखा होता है वो किसी मौसम या किसी स्थिति का निर्धारण करता है, जबकि ये किसी देश के समय का निर्धारण करता है। बात क्लियर है। तो ये किसी भी देश के समय का निर्धारण करने के काम आता है, कौन आता है, देश ये आता है। तो यहाँ तक की पॉइंट अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बताइएगा, हम आगे बढ़ जाएं। तो देखिएगा, तो बेटा कुल अंशांशों संख्या हमारे पास इतना होगी। अब आइएगा, इससे जो महत्वपूर्ण और रेखा है जिसे हमको समझना थोड़ा सा, जीरो देशांतर से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और 180 डिग्री देशांतर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी क्या करते हैं, पॉइंट क्या करते हैं, समझ लेते हैं। पहले इन्हीं बातें क्लियर हो बेटा, तो बताइए हम लोग आगे बढ़ जाए। आइए अगर आगे अब हम लोग समझने जा रहे हैं जीरो डिग्री देशांतर। अगर बेटा जीरो डिग्री देशांतर की बात हम लोग करेंगे तो इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो पहले पॉइंट ये बन जाएगा, जो जीरो डिग्री देशांतर होता है ये ध्यान देना है, यह लंदन के ध्यान देना, एक शहर है जिसका नाम ग्रीन बीच, लंदन के ग्रीन बीच शहर के वेधनशाला से गुजरता है। ये क्या करता है बच्चे, तो ध्यान देना है, ये लंदन के ग्रीन बीच शहर के वेधनशाला से क्या करता है, गुजरता है। और ये ध्यान देना है, ये क्या करता है, अगर वेधनशाला से गुजरता है बेटा, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हीं को ग्रीन बीच रेखा भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसीलिए इन्हें हम लोग ग्रीन बीच रेखा कहते हैं, ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। यही इसी को बेटा हम लोग क्या करते हैं, जीरो देशांतर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो
देशांतर कहते हैं। अब इसका मुख्य काम क्या होता है बच्चे, इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसी को ध्यान देना है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मीडिएटर टाइम का क्या बंटवारा करता है। जैसे अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये बच्चे हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, तो इधर क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इधर क्या हो गया बच्चे, हमारा क्या हो गया, पश्चिमी हो गया। ये क्या हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं तो ग्रीनविच जो टाइम है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम का बंटवारा करता है। यहाँ से ये बीचों बीच है, अब इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, पीछे बीच घटेगा। तो ये एक तरीके से मीडिएटर होता है जो दोनों तरफ के क्या करता है, एकदम बीच का फिक्स पॉइंट होता है। इधर अगर जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए बच्चे ध्यान देना है, इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इसे इंटरनेशनल टाइम, इसे इंटरनेशनल हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टाइम डेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्यों कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्यान देना है, दोनों भाग में टाइम को क्या करता है, एक मानक के रूप में क्या करता है, ये बांटता है। यहाँ से 0 डिग्री होता है, इधर बढ़ोगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर बढ़ोगे तो टाइम क्या होगा बच्चे, घटेगा। तो ध्यान देना ये सारे पॉइंट, अब इसी को ध्यान देना, प्रधान यामोत्तर रेखा भी करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेडिटेरियन टाइम लाइन। तो ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन। तो ध्यान देना, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसी को कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। 0 देशांतर रेखा ये लंदन ग्रीनविच शहर से वेधशाला से गुजरता है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे ध्यान दें, 0 देशांतर भी कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं, इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ये क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बीच का एक एंडिंग, मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ रहे बच्चे, एक तो इससे बन जाएगा बेटा। अब ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर से बेटा, 180 डिग्री देशांतर से। अब ये क्या करता है 180 डिग्री देशांतर बेटा, तो पहली बात तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। तो बेटा पहली बात तो ये हो गया, प्रशांत महासागर से होकर ये क्या होता है बच्चे, गुजरता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अब इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्यान देना है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं बेटा। तो ध्यान देना, ये भी एक तरीके से, तो ध्यान देना इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं। और ध्यान देना है, जबकि इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। और ध्यान देना, दोनों में अंतर होता है। और ये क्या करता है, जो आप समझिएगा, ये एक तरीके से ये ऊपर का टाइम जोन और नीचे के टाइम जोन को क्या करता है, दिखाता है। यहाँ से ये ऊपर का और नीचे वाले जोन को क्या करता है, दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट अब याद रखेंगे बच्चे। और यहाँ से एक छोटी सी कैलकुलेशन भी आपके मन में आता है, टाइम कैलकुलेशन। चलिए टाइम कैलकुलेशन को नेक्स्ट पेज में बताते हैं बेटा। यहाँ तक की बात समझ आगे बताइए, फिर आगे बढ़ जाए। आइए इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं टाइम कैलकुलेशन। अगर देखेंगे बेटा, तो अगर मैं आपसे कहूँ यह एक सर्किल है बेटा, यह एक सर्किल है, तो यह सर्किल जब एक बार पूरा घूमेगा, तो एक सर्किल घूमने पर कुल कितने डिग्री घूमता है, तो आप जानते हैं, तो एक सर्किल जब घूमता है, तो ध्यान देना, एक सर्किल इसे पूरे घूमने में पृथ्वी को कितना डिग्री लगता है, 24 घंटा लगता है। और 24 घंटे बराबर 24 आवर्स बराबर ये कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है बच्चे, 360 डिग्री। तो बेटा अगर मैं पूछूं 1 डिग्री बराबर कितना, 1 घंटे बराबर कितना होगा, तो 1 आवर्स बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा, 24। तो 360 बटे बेटा जब इसको क्या करोगे, 24 है, इसको काट दोगे, तो काट दो भाई, 6 के 24, 6 के 36, 60, इसको काट दो, कितना जाएगा बेटा 15, कितना जाएगा 15।
तो 1 हावर्स बराबर कितना आ गया बच्चे, 15 डिग्री हो गया। अब 1 हावर्स बराबर 15 डिग्री, तो बेटा अगर 1 डिग्री अगर हमको निकालना है, एक अगर इसमें हमको निकालना है तो 1 हावर्स बराबर 15 डिग्री हो गया। तो बताओ अगर इसको 15 डिग्री को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा। तो ध्यान देना है 15 डिग्री बराबर हम इसी हावर को 60 मिनट कर सकते हैं। और जब 60 मिनट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 60/15। इसको काट दोगे तो 15 चौका 60। तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। कितना होता है 1 डिग्री बराबर, कितना होता है बेटा, 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और यहाँ पे 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो इसी से क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं कि मान लीजिए कोई, अगर आपसे मैं आपसे क्वेश्चन दे देता बेटा, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपसे, ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि मैं इधर ही ले रहा हूँ कि तंजानिया या मान लीजिए सोमालिया, सोमालिया 0 डिग्री देशांतर से मान लीजिए बेटा 22 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो वहां का समय रेखा हमको बताना है बेटा। अब 22 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तब ध्यान देना 0 डिग्री से जब हम लोग पूर्वी गोलार्ध जाते हैं तो समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बताओ बच्चे, जब 22 डिग्री को हमको निकालना है, तो अब आप जानते हो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट होता है बच्चे, तो बताओ हमसे आपसे पूछा कितना है, 22 डिग्री बराबर कितना होगा। तो बेटा तो क्या करेंगे, 4 गुणित 22, और इसको जब गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौके 88। तो बेटा टोटल 88 मिनट आ गया। अब 88 मिनट को आपको तो घंटा में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि 60 मिनट बराबर 1 हावर्स होता है। 60 मिनट बराबर कितना होता है बच्चे, 1 हावर होता है। तो इसमें से अगर हम लोग 60 निकाल दे रहे हैं तो बचा कितना, तो देखो 60 निकाल दिए तो 20, 80 कितना बचा, 28। तो आप कह सकते हो ना कि ये 1 हावर्स 28 मिनट क्या है, आगे है। क्या बच्चे, आगे है। हमेशा ध्यान देना, आगे बताएंगे, क्योंकि ये ध्यान देना है जो अफ्रीका है, आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये ध्यान दें 0 डिग्री है, और अफ्रीका आपका हमारा कहाँ पड़ता है बच्चे, इधर पड़ता है, इस वाले पूरे जोन में। सोमालिया इधर पड़ेगा, तो सोमालिया इधर पड़ेगा, तो ये ध्यान देना इधर चल रहे हो। और जब आप पूर्वी गोलार्ध में जाते हो, पूर्वी गोलार्ध में जाओगे, पूर्वी गोलार्ध में जाते हो, तो हमेशा ध्यान देना है क्या होता है, एक दिन उसमें क्या करते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। इधर जब जाएंगे तो ये किस में जाएगा आंसर बेटा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। जैसे अगर यही एग्जांपल एक और ले लो बच्चा भारत के लिए। अब भारत कहता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो देखो हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखा से कितने आगे बच्चे, तो बताओ अब 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं, 82.5 इंटू 4 डिग्री प्लस 1/2 का 4 डिग्री बेटा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो यह बचेगा कितना, बचेगा 2 बचेगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 28 प्लस 2 तो कितना हो गया बच्चे, टोटल 330 मिनट आ गया बच्चे। अब ये जो 330 मिनट आया है, 330 मिनट को अब लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप जानते हो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट से 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हावर्स हो जाएगा, 5 हावर्स। अब बचा कितना, 30 मिनट। तो आप ध्यान देना है 5 घंटा 30 मिनट भारत क्या है बच्चे, किससे, ये किसका है, टाइमलाइन लेगा बेटा, है इंडिया का है। किसका बच्चे, ये ध्यान देना है, इंडिया का है, इंडिया का है। तो इंडिया ध्यान देना 5 घंटा 30 मिनट क्या हो रही है, 0 डिग्री से क्या है, आगे है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा बेटा, प्लस। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 5 हावर्स 30 मिनट प्लस। क्यों, क्योंकि ये किसमें है बेटा, पूर्वी गोलार्ध में है। क्या बात क्लियर हो रही है आपकी। तो ध्यान देना है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके किसी भी देश का समय रेखा भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे और बन जाएगा बेटा, यहाँ से जैसे मैं थोड़ी सी चर्चा हो गया तो आपको मैं बता देना हो भारत के बारे में, भारत का समय रेखा।
भारतीय, वैसे आप लोग ये इंडियन में, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां आपको पढ़ाऊंगा भारतीय समय रेखा। अब बेटा अगर भारतीय समय रेखा देखेंगे तो कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बच्चे, पूर्वी देशांतर है। अगर पूछा जाए तो ध्यान देना है, यह 0 डिग्री से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अभी आपको ये कैलकुलेशन करके बेटा जस्ट इसके पहले निकाल के दिखाया, चलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ निकाला हूँ 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट क्या है बेटा, आगे है। अब ये पूछा जाए भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है बेटा, भारत के कौन से राज्य से गुजरता है, भारत के राज्य कौन कौन इसमें सम्मिलित है बेटा, इसमें कौन आएगा, तो पहले नंबर है यूपी है, यूपी के बाद क्या बच्चे है आपका एमपी है, एमपी के बाद क्या है छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद बेटा हमारे पास क्या है ओडिशा है, और ओडिशा के बाद क्या है बेटा हमारे पास आंध्र प्रदेश है, एपी। तो इन 5 राज्यों से होकर क्या होती है, भारतीय समय रेखा क्या होती है, गुजरती है। इसके बाद बेटा ध्यान देना है, अगर पूछिए कहाँ से होती है तो ध्यान देना, ये ध्यान देना जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज, प्रयागराज नैनी से होते हुए विंध्याचल, विंध्याचल अमरावती, अमरावती चौराहा से बेटा क्या होती है, अमरावती चौराहा से गुजरती है। तो ध्यान देना है ये 82.5 डिग्री जो है क्या है, भारत से 5.5 घंटा 0 डिग्री से क्या है 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट क्या बच्चे आगे है। तो ऐसे ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा हम लोग इसका। अब लोग हम देखेंगे कि अंशांश और देशांतर में अंतर क्या होता है। हम लोग क्या देखेंगे बेटा, एक तरफ डालेंगे लेटीट्यूड, यार स्पेलिंग ही भूल जा रहा हूँ मैं, देखो अभी लिख रहा हूँ कब का तो नहीं भूल रहा हूँ, लेटीट्यूड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा अंशांश रेखा, और एक तरफ लिखेंगे बेटा क्या देशांतर रेखा। अब आपने जो पढ़ा उसी से निकालना है बेटा आपको, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब देखो बच्चे अगर दोनों में अंतर लिखने की कोशिश करोगे, सबसे पहली बात इसमें कैसी रेखाएं होती खींची जाती है, तो आप बताएंगे इसमें कैसी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ अंतर लिख रहे बच्चे हम लोग, तो यहाँ क्या होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। अगर वही दूसरा पॉइंट आपसे अगर बात करेंगे तो ध्यान देना ये कैसी रेखाएं होती है, समांतर रेखा होती है, क्योंकि ये कैसी रेखा होती है बेटा समांतर रेखा होती है। जबकि ये बात किया जाएगा तो ये समांतर रेखा नहीं होती है, ये समांतर रेखा नहीं होती है। अगर तीसरी बात किया जाएगी तो आप जानते हैं लंबाई समान नहीं होती इनकी, इनकी लंबाई क्या होती है बेटा घटती बढ़ती रही, लंबाई समान नहीं होता है। क्योंकि बेटा जब हम लोग ध्यान देना है, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये ध्यान 0 डिग्री ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे तो इनकी लंबाई धीरे धीरे ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, 0 डिग्री से ऊपर जाने पर लंबाई क्या हो रही है घटेगी, 0 डिग्री से ध्रुवों पे जाने पर इनकी लंबाई क्या हो जाती है घट जाती है। तो इसलिए इनकी लंबाई क्या होगी समान नहीं होगी। इसलिए सबसे लंबी रेखा कहाँ मिलती है 0 डिग्री मिलती है, तो ऊपर जाने पर लंबाई क्या होती है अंशांशी रेखाओं की घटती है, ध्यान रखना है। अब इनकी जबकि इनकी अगर बात करेंगे बच्चे तो इनके में क्या होती है, इनकी लंबाई क्या होती है समान होती है। ये कहाँ से आ गया यार, हटो भाई। प्रिपेयरिंग टू एक्सपर्ट, ये कहाँ से आ गया यार, नेक्स्ट पेज भी नहीं हो रहा है।
तो आप लोग समझ लीजिए बच्चे, इनकी लंबाई ध्यान देना समान होती है, इनकी लंबाई क्या होती है, समान नहीं होती है। बोट शायद हैंग कर रहा है। इनकी लंबाई समान होती है, इनकी लंबाई समान नहीं होती है। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे बच्चे तो ध्यान देना है, इनका ध्यान विषुवत रेखा महान वृत्त आती है, इसमें ध्यान देना है। इसमें जो होगी एक महान वृत्त आती है, जबकि सबसे बड़ी होगी अंशांश वाली सबसे महान वृत्त होगी, जबकि इसमें देशांतर में देखेंगे प्रत्येक क्या होंगी, महान होंगी। प्रत्येक क्या होंगी बच्चे, महान रेखाएं होंगी, याद रखेंगे। अगर कहा जाए तो ये ध्यान देना है, जो अंशांश रेखाएं होती हैं वो जलवायु और उसकी स्थिति को दर्शाती है, जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनके ध्यान देना है, उनके समय को दर्शाती हैं, उनके दिन को दर्शाती हैं। तो समय दिन को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखा होती है, और जलवायु स्थिति को दर्शाने वाली कौन सी होती है बच्चे, अंशांश रेखा होती है। इनमें ध्यान देना, एक महान वृत्त पाई जाती है, जबकि इसमें प्रत्येक महान वृत्त होती है, जितनी होती है सब एक बड़ी सर्किल का निर्माण करती है, जिसमें सिर्फ एक 0 डिग्री का ही बड़ी सर्किल का निर्माण करता है बच्चे। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर होंगे। और यहाँ तक की बातें पूरी तरीके से बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे अंशांश और देशांतर रेखाओं को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया हूँ। अब यहाँ इसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा अंशांश और देशांतर से, तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।